है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 21। राम, हमारी कलाई छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। सिया का इतना कहना था कि राम की पकड़ उसकी कलाई पर पहले से ज़्यादा कस चुकी थी। और जो तुमने किया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? तुम जब जो चाहोगी हर बार वैसा नहीं होगा मिस सिया, राम ने कहा था। साथ ही इस वक्त उसकी आंखों में एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन सिया की नज़रें हल्की हैरानी में ऊपर उठ चुकी थीं। लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है? इतनी भोली या फिर नासमझ तो तुम बिल्कुल नहीं हो, इसलिए ये अनजान बनने का नाटक मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना। इस बार भी काफ़ी गुस्से में ही राम ने कहा था। तो वही सिया, जिसकी पलकें इस बार नीचे झुक गई थी, एक हल्की धीमी आवाज़ में कहा, हमने जो भी किया है वह सही था। और मेरी वजह से कोई दूसरा भी होता, और मेरी जगह पर कोई दूसरा भी होता तो शायद यही करता। ओह, यू मीन कि मैं? आप किसी और के हैं राम? राम की बातों को बीच में काटते हुए सिया ने कहा था। तो वही इस बार सिया का इतना कहना था कि उसकी कलाई पर राम की पकड़ भी हल्की धीमी पड़ चुकी थी, भौवें सिकुड़ चुकी थी। लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले सिया ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, आप सालों पहले ही किसी और के हो चुके हैं, इसलिए जो आपने मेरे लिए किया वो मेरे लिए एक एहसान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस बार सिया का इतना कहना था कि राम उससे 2 कदम पीछे हटते हुए एक क्षण के लिए उसे ही एकटक देखता रह गया था, क्योंकि कहीं न कहीं इस वक्त सिया और उसकी बातें भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। लेकिन उन बातों को समझते हुए भी राम के चेहरे पर गुस्से की लकीरें अभी भी बरकरार थीं। याद रखना, अपने इस फैसले पर एक दिन तुम बहुत पछताओगी। और वहाँ से आगे बढ़ गया था। लेकिन तभी उसके कदमों को रोकते हुए सिया ने हल्की धीमी आवाज़ में कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। और वैसे भी हम यहाँ बस कुछ महीनों के मेहमान हैं। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। फिर हमारे रास्तों के साथ साथ हमारी मंजिलें भी अलग हो जाएंगी। अपनी नज़रों को झुकाते हुए ही सिया ने कहा था। लेकिन इस बार उसकी बातों को सुनते हुए राम बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ गया था। और पीछे रह गई सिया, जिसकी आंखें अब तक आंसुओं से भर आई थी। उन्हें बाहर छलकने से पहले ही वो वापस से कमरे के भीतर चली गई थी। तो उधर चौधरी भवन के बाहर राध्या को अकेले आते देख अच्युत, जो कार की बोनट से टेक लगाए खड़ा था, अपनी भौहों को थोड़ा चढ़ाते हुए कहा, तुम अकेले आई हो? हमारे साथ सिया भी चल रही थी ना? हाँ, बट वो राम भाई को उससे कुछ बात करना था तो मैं अकेले ही चली आई। व्हाट? राम भाई को सिया से बात करना था? लेकिन क्या? अच्युत ने थोड़ी हैरानी में कहा था। लेकिन जवाब में राध्या ने बस अपने कंधों को थोड़ा उचका दिया था, जैसे वो कहना चाहती हो कि इस बारे में उसे भी कुछ नहीं मालूम है। तो वही अच्युत भी इस बार उन बातों को इग्नोर करते हुए अपनी नज़रों को वापस से हाथ में पकड़े फ़ोन के ऊपर टिका लिया था। लेकिन उसे इस तरह से फ़ोन में बिजी देख राध्या उसके फ़ोन पर लगभग झपटते हुए बोली, ये तुम आजकल किससे बात करते रहते हो? कभी फ़ोन कॉल तो कभी मैसेजेस। आज मैं भी तो देखूं जरा कि वो कौन है जिसके साथ हर वक्त तुम बिजी रहते हो। लेकिन राध्या उसके हाथ से फ़ोन छीनने में कामयाब हो पाती उससे पहले ही अच्युत काफ़ी फुर्ती से अपने फ़ोन को उससे दूर कर दिया था। तभी अपनी कार से वहाँ आते हुए कृष्णकांत जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। आओ अंदर बैठो, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करना है। और अपनी बातों को कहते हुए उन्होंने अपनी कार के पिछले दरवाजे को भी खोल दिया था। लेकिन अचानक से कृष्णकांत जी के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर वह दोनों अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा हैरान खड़े थे। तभी कृष्णकांत जी ने आगे कहा, दरअसल मुझे तुम लोगों से सिया के बारे में कुछ बात करना है। और इस बार उनका इतना कहना था कि वह दोनों भी काफ़ी जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए कार के भीतर जाकर बैठ गए थे। लेकिन एक कैफ़े के भीतर बैठे हुए दोनों एक बार फिर से हैरान नजर आ रहे थे,
क्योंकि सामने ही बैठे कृष्णकांत जी ने अब तक उस कैफ़े के मेन्यू के लगभग सभी आइटम्स को ऑर्डर करते हुए कहा, तुम लोगों के लिए कुछ और भी ऑर्डर करूं? डैड, इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप असली मुद्दे पर आ सकते हैं, अच्युत ने कहा था। तो वही कृष्णकांत जी अपने गले पर हल्का जोर देते हुए बोले, दरअसल मैं चाहता हूँ कि कल से सिया तुम लोगों के साथ कॉलेज जाए। व्हाट? डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? अच्युत थोड़ा चौंक गया था, लेकिन राध्या उसके चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी। मामा जी, क्या आप सच कह रहे हैं? और अगर ये सच है तो मैं सिया के साथ कॉलेज जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, ये सच है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात उससे कैसे कहूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त राधे श्याम की बेटी है। खुददारी इनके खून में होता है, इस वजह से शायद वो मना भी कर सकती है। लेकिन सिया, इस वक्त वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे यहाँ एक भरोसे पर लेकर आया हूँ कि उसके साथ, उसके भविष्य के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन राध्या की बातों का जवाब देते हुए कृष्णकांत जी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कुछ सोचते हुए अच्युत ने कहा, डोंट वरी डैड, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। सिया हमारे साथ कॉलेज ज़रूर जाएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। एक विश है। अगर आप उसे पूरा कर दे तो सिया भी आपके इस फैसले को कभी भी मना नहीं कर पाएगी, भरोसा रखिए। लेकिन अच्युत के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर, खासकर उसके मुंह से किसी शर्त को सुनकर, कृष्णकांत जी की भौहें ऊपर तन चुकी थी। तो वही राध्या भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन अच्युत के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। तभी कुछ सोचते हुए कृष्णकांत जी ने कहा, और वो तुम्हारी शर्त क्या है? कि तुम्हारी वो विश, क्या मैं उसे जान सकता हूँ? यस डैड, बिल्कुल। एक्चुअली अयोध्या जाने से पहले राम भाई से मैंने एक मामूली सी स्पोर्ट्स बाइक की डिमांड की थी। बस आप उसे पूरा कर दीजिए और कल से सिया भी हमारे साथ कॉलेज जाना स्टार्ट कर देगी, अच्युत ने कहा था, जिसे सुनते हुए राध्या एक क्षण के लिए अवाक थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान भी फैल गई थी। तो वही कृष्णकांत जी भी, जो इस वक्त सिया की वजह से थोड़े मजबूर नजर आ रहे थे, अच्युत की शर्त को मानते हुए उन्होंने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था, जिसे देख अच्युत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। तभी कुछ सोचते हुए राध्या ने कहा, मामा जी, सिया कॉलेज जाएगी तो फिर उसके लिए थोड़ी शॉपिंग भी करना होगा। मेरे पास भी उतने कपड़े और फुटवेयर्स नहीं हैं जिसमें हम दोनों एडजस्ट कर सकें। इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग उसके लिए थोड़ी शॉपिंग भी कर लें और इसी बहाने थोड़ी शॉपिंग मेरी भी हो जाएगी। राधा की बातों को सुनते हुए कृष्णकांत जी इस बार भी अपने सिर को झटकते हुए लेकिन शॉपिंग की भी मंजूरी दे दी थी। तो वही राधा और अच्युत, इस वक्त उनके चेहरे पर कानों तक छूती एक हंसी फैल चुकी थी। तो उधर न्यूज़ राइट्स के भीतर अपनी डेस्क पर बैठी हुई वेदिका घरौंदा चाइल्ड केयर के फाइल के पन्नों को पलटते हुए किसी सोच में उलझी हुई थी। तभी कुछ सोचते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और उस पर राम का नंबर डायल कर दिया था। हे राम, व्हाट्सअप, अगर तुम फ्री हो तो आज रात हम डिनर साथ में करते हैं। तो वही राम ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी, जिस वजह से वेदिका भी उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए एक बार फिर से उस फाइल के पन्नों को पलटते हुए एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ दिया था। लेकिन तभी किसी ने उसके सिर पर अपनी हथेलियों को फेरते हुए उसके सामने एक लाल गुलाब रख दिया था। इस दुनिया जहान की एक खूबसूरत लेडी के लिए एक खूबसूरत सा गुलाब। मोहित, हर वक्त ये बकवास करना जरूरी है? अपने सामने ही खड़े लगभग 24 वर्ष के मोहित जोशी को देख वेदिका ने अपनी भौहों को सिकोड़ लिया था। तो वही मोहित इस बार भी हल्का मुस्कुराते हुए ही कहा था, कम ऑन यार, दिन भर काम करके तुम थकती नहीं हो? थोड़ा दिमाग को रिलैक्स भी देना चाहिए। श्योर, और अभी मैं वही करने जा रही हूँ। अपनी जगह से खड़े होते हुए वेदिका का इतना कहना था कि मोहित के होठों की मुस्कुराहट अब तक गायब हो चुकी थी। मतलब तुम राम से मिलने जा रही हो? लेकिन जवाब में वेदिका ने बस हल्का मुस्कुरा दिया था।
तभी मोहित ने आगे कहा, यार वेदु, अगर 4 साल पहले मैं तुम्हें प्रपोज करता तो क्या उस वक्त तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती? बिल्कुल नहीं। राम के अलावा मैं किसी और के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती, वेदिका ने कहा और सामने टेबल पर फैले फाइल्स को समेटने लगी थी। तो वही मोहित एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए उसकी खाली पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गया था। मतलब अब कोई चांस नहीं है। मे बी वो तुम्हें छोड़कर, मेरा मतलब कि वो किसी दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो क्या उस वक्त भी तुम? दिन में ख्याली पुलाव पकाना बंद करो मोहित, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। राम मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। अपने हाथ में पकड़े एक फाइल से मोहित के सिर पर हल्का मारते हुए वेदिका ने कहा और वहां से बाहर निकल गई थी। लेकिन पीछे उसकी कुर्सी पर बैठा मोहित एक बार फिर से एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए हल्का मायूस नजर आने लगा था। तो उधर अपना ऑर्डर देते हुए वेदिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके बगल में बैठा राम खामोश किसी सोच में उलझा हुआ था। तभी उसकी हथेलियों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए वेदिका ने कहा, राम, व्हाट हैपेंड? इज एनीथिंग सीरियस? काफ़ी देर से नोटिस कर रही हूँ, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? नथिंग, वो बस ऐसे ही। एनीवेज तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? राम ने कहा। तो वही उसकी बातों को सुन वेदिका हल्का मुस्कुरा दी थी। गोइंग गुड, बस एक न्यू प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, उसे ही लेकर थोड़ी बिजी हूँ। लेकिन राम खामोश था। तभी कुछ सोचते हुए वेदिका ने आगे कहा, राम, जिस तरह से रमा आंटी का उनके काम को लेकर इतना नेम और फेम है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब बस एक दिखावा है या फिर? लेकिन वेदिका अपनी बातों को पूरा कर पाती उससे पहले ही राम उसकी हथेली के नीचे से अपनी हथेली खींचते हुए थोड़ी सख्ती में ही कहा था, व्हाट्स रॉन्ग विद यू वेदिका? तुम मेरी मॉम के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? आई आई एम सॉरी राम, मैं बस यूं ही। नो, ये दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे मालूम है मेरी मॉम कभी गलत नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि इस बात को लेकर पहले भी काफ़ी सवाल उठे हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये बात साबित भी तो नहीं किया है। इवन ये बात तुम खुद भी बचपन से जानती आ रही हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? राम ने काफ़ी सख्ती में कहा था और अपनी जगह से तुरंत खड़े होते हुए उसने वेदिका को भी वहाँ से चलने का इशारा कर दिया था। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। लेकिन वेदिका अपनी जगह पर बैठी थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। तभी राम ने आगे कहा, वेदिका, मैं ये लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अपनी मॉम के अगेंस्ट मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, और ये बात तुम भी काफ़ी अच्छी तरह से जानती हो। और वहाँ से आगे बढ़ गया था। लेकिन पीछे रह गई वेदिका, जिसके चेहरे पर एक परेशानी और उलझन अभी भी बरकरार थी। तो उधर चौधरी भवन के भीतर सिया ने कृष्णकांत जी की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से वो अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। तो वही राध्या के कमरे में बेड पर लेटी सिया भी इस वक्त किसी सोच में डूबी हुई काफ़ी दुखी नजर आ रही थी। आंखों में एक नमी थी, शायद वो बीते दिनों के बारे में सोचते हुए इस वक्त थोड़ी दुखी थी कि तभी उसे कमरे से अटैच्ड खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी, जिसे देखते ही सिया एक भय के साथ अपनी जगह पर बैठ गई थी। लेकिन उसके बगल में राध्या एक गहरी नींद में सो रही थी। यहाँ तक कि सिया ने उसके बाजुओं पर हल्की थपकियाँ देते हुए उसे उठाना भी चाहा था, लेकिन राध्या के ऊपर कोई असर ना देख वो खुद ही बेड से नीचे उतरते हुए अंधेरे में ही कुछ टटोलने लगी थी, कुछ ऐसा जिससे वह उस परछाई से खुद को और राध्या को बचा सके। लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर न आने की वजह से उसने फर्श पर पड़े अपने स्लीपर्स को ही उठा लिया था। तो वही वो परछाई भी अब तक कमरे के भीतर आते हुए अभी एक कदम बढ़ी ही थी कि सिया ने अंधेरे में उसके ऊपर वार कर दिया था। और अगले ही पल एक भय के साथ सिया के चीखने की आवाज़ के साथ साथ वो परछाई भी एक दर्द से चीख उठी थी, जिसकी वजह से अब तक राधा भी बेड से उतरते हुए रूम की लाइट को ऑन कर दिया था। लेकिन इसके साथ ही वह भी एक डर से चीख उठी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।